नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर जिले में कोरोना मामले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी है। शुक्रवार को नागपुर जिले में कोरोना के 6,489 मामले सामने आए तो 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 3 दिनों में जिले में 17,341 नए मामले सामने आए तो इन्हीं 3 दिनों में 203 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। वहीं पिछले 3 दिनों में 9,320 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल नागपुर जिले में 49,347 एक्टिव मरीज है तो वहीं अब तक जिले में कोरोना से 5,641 मौतें हुई है। सीताबर्डी मार्केट के व्यापारियों का लगातार तीसरे दिन विरोध जारी रहा। सीताबर्डी दुकानदारों ने आज साइलेंट प्रोटेस्ट कर अपनी दुकानें खोलने की मांग की। दुकानदारों ने राज्य सरकार को 9 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन व्यापारी संगठनों की बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से होने के कारण 2 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने की बात मुख्यमंत्री ने कहने के बाद व्यापारियों ने 10 अप्रैल तक का समय राज्य सरकार को दिया है। उसके बाद 11 अप्रैल से व्यापारी अपनी दुकानें खोलेंगे, ऐसी चेतावनी एक बार फिर व्यापारियों ने दी है। 9 तारीख से आपने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 9 तारीख से आप अपनी दुकान शुरू करने वाले हो। आज आपने दुकान शुरू नहीं की है, आंदोलन क्या है, क्या कहोगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग सारे शॉपकीपर का मेजॉरिटी डिसीजन हुआ था कि 9 तारीख से अप्रैल से हम अपने अपने व्यवसाय खोलेंगे। लेकिन इसी बीच एक दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको आश्वासन आया कि वो 2 दिन में हमें कुछ ना कुछ इसका इलाज निकाल के देंगे, हमारे तरफ कुछ ना कुछ सुनवाई करेंगे। उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हम सारे व्यापारी भाइयों ने ये एकजुट होकर डिसीजन लिया है कि हम ये 2 दिन के लिए हमारा ये आंदोलन स्थगित करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनसे बहुत आशा है हमें, उनके निर्देश का हम लोग वेट करें और हमें काफ़ी आशा है कि हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर सरकार आपको रिलैक्सेशन नहीं देती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे पास जैसे कि कोई चारा नहीं है। हम लोग इतने दिन से रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं साइलेंट प्रोटेस्ट के मामले में। तो हमको कोई इसका विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारी भी सब व्यापारी की स्थिति, व्यापार जगत की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा बुरे पोजीशन पे आ गई है और हम लोग कोई ना कोई तरीके से सरकार को, शासन को, प्रशासन को मनाना चाह रहे हैं कि वो हमारी तकलीफ़ें समझे। रही बात कोरोना से निपटने की, हम सारा व्यापारी बिल्कुल पॉजिटिव है शासन प्रशासन के जो भी नॉर्म्स और रूल्स आते हैं उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन ही इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन लॉकडाउन का, कोरोना का लॉकडाउन नहीं है और वैक्सीनेशन इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो व्यापारी जगत से वैक्सीनेशन के लिए जो भी तन मन धन से हम लोग की तरफ से शासन प्रशासन को हमारा योगदान देना रहेगा, हम उसके लिए तैयार है। और जो अगर हमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है शासन प्रशासन से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा कि हम सोमवार को सुबह 11 बजे वापस सीताबर्डी मेन रोड पे सारे व्यापारी आके फिर जो भी मेजॉरिटी डिसीजन हो आगे की हम लोग स्थिति यहाँ पे बात करेंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन आज आ रहा है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और हम बहुत पॉजिटिव है कि व्यापारियों के फेवर में डिसीजन आएगा। और अगर वो हमारे फेवर में नहीं आता है तो फिर हम जो भी एसोसिएशन के लोग हैं सब मिलके डिसाइड करेंगे और हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम 25 दिनों का जो लॉकडाउन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम चालू हो जाएगा सोमवार को। राय तो मेरी मांग रहे सरकार से कि हमें हमारी दुकानें खोलने दी जाए। हमारी दुकानों की वजह से कोई कोरोना फैल नहीं रहा है। हम लोग तो सब चीज़ का पालन करते हैं, सैनिटाइजेशन हो गया, हाँ, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। हमारी दुकानें खुलने से लगे तो व्यापारी दुकान के अंदर बैठेंगे, रोड पर बैठेगा नहीं, ना रोड पे आएगा, ना हमारे जो कर्मचारी है वो रोड पे आएंगे। तो कम से कम उतनी सेफ्टी तो हो जाती है सबको। और दुकानें खोलने से अर्थव्यवस्था भी चलेगी, 2 पैसे हमको आएंगे तो हम सरकार को टैक्स भी देंगे। घर बैठने से तो हम कुछ करने वाले नहीं है, ना बिजनेस होने वाला है, ना हम टैक्स देने वाले हैं, ना अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है। सरकार अगर सरकार को बोलती है कि 25 दिन का लॉकडाउन आपको करना ही है तो फिर उसके लिए हमारे जो फेडरेशन है, फेडरेशन एसोसिएशन महाराष्ट्र या NVCC है, ये सब लोग हम मिलकर डिसीजन लेंगे व्यापारी लोग। भैया हम 13 महीने से हम घर में ही बैठे हैं। हमारे पास अभी पैसे बचे ही नहीं हैं जो अपन दे
वर्करों को पैसे, और मेहरबानी करके हमारी दुकान अपने खोलने दो, नहीं तो सोमवार को हम अपनी चाबी लेके हम अपनी दुकान खोलेंगे। बहुत हो गया, हमारे पास पैसे है ही नहीं जो हम अब वर्करों को पैसे दें या कुछ करें। और दुकान की वजह से कोरोना नहीं फैल रही है, न कोई दुकान की वजह से कुछ हो रहा है। कोरोना बाकी सब खुल रहा है, वर्कर्स बाकी सब पब्लिक इतनी मेन रोड पे आ रही है, और हम काय के लिए घर में बैठे रहे। मंत्री जी से हमारा एक ही आग्रह है कि व्यापारी वर्ग को रियायत दिया जाए और हम सबको दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए। दुकानें खुलने से कोई कोरोना बढ़ नहीं रहा है। दुकानें बंद रहने के बाद भी पूरे महाराष्ट्र शहर में इतने कोरोना के केस आ रहे हैं। 10 दिन पहले भी बंद रहा है, उसमें भी कोरोना बहुत निकला है। इसलिए रियायत दी जाए, दुकानें खोली जाए। हमारा स्टाफ है, घर परिवार है। अगर इसी तरीके से रहा तो हमारा घर परिवार, हमारे स्टाफ का पेमेंट वगैरह कैसा हो पाएगा। इसलिए एक ही दरखास्त है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। सरकार और स्थानिक प्रशासन की ओर से शहर में शनिवार और रविवार को कड़क लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके एक दिन पूर्व शहर के इतवारा और सराफा लाइन में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस मार्च किया है, जिसमें पुलिस के सैकड़ों गाड़ियां और पैदल पुलिस जवान शामिल हुए। इन 2 दिन के लॉकडाउन में पूरी तरह से संचारबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति मेडिकल के काम के सिवा घर के बाहर नहीं निकल सकेगा। नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधि रोजाना जनता को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, मगर कॉटन मार्केट के नागपुर महानगर पालिका कोविड सेंटर में नज़ारा कुछ और ही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर की जाए तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। व्यवस्था के लिए कोई अधिकारी भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि नागपुर महानगर पालिका आखिरकार कोरोना के लिए किस तरीके का नियोजन कर रही है। नागपुर जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर में तो मामले बढ़ ही रहे हैं, वहीं ग्रामीण भागों में भी भयावह चित्र दिखाई दे रहा है। ऐसे में विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास ने ग्रामीण भागों का दौरा कर हालत का जायजा लिया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि ग्रामीण इलाकों में मरीजों को समय पर बेड्स नहीं मिल रहा, वहीं ग्रामीण भाग में पर्याप्त सुविधा भी नहीं है, जिसके कारण विधायक गिरीश व्यास ने अपने विधायक फंड से ग्रामीण भागों में उपयुक्त वस्तू देने की बात कही है। त्यांच्याबद्दलचा रिपोर्ट घेण्यासाठी वेळेवर त्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाही। शासनाकडून प्रशासनाकडून त्यांना जे दूर अंतरातले असलेले गावांमध्ये जाण्यासाठी त्यांना जे एक वाहनाची व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे, ती वाहनांची व्यवस्था देखील नाही आहे। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचं जर नियोजन योग्य केलं तर मला असं वाटतं की आपण तिथल्या जनतेशी न्याय करू शकू। जे कोविड सेंटर्स आहेत ते कोविड सेंटर केवळ एक फॉर्मॅलिटी म्हणून ओपन केलेले आहेत। डॉक्टर्सने ज्यांना ऑक्सिजन दिलं त्यांच्या जो ऑक्सिजनचा साठा कमी आहे, तिथे ऑक्सिजनचे पूर्ण जम्बो सिलेंडर्स नाही आहेत, तिथे बेड्स अवेलेबल नाही आहेत, आणि त्यामुळे याही गोष्टीमधून अत्यंत अडचण तिथल्या ग्रामीण रुग्णांची झालेली आहेत। काल मी ज्या कोविड सेंटरला नरखेडच्या भेट दिला, तिथे 2 पेशंट अत्यंत सिव्हिअर आहेत, पण नागपूरमध्ये 2 दिवसापासून 1.5 दिवसापासून त्यांना बेड उपलब्ध होत नाही। त्यामुळे प्रशासनाने याची चिंता वेगळी करावी। एखादं पूर्ण सेंटरचे ग्रामीणचे रुग्ण रेफर होतात त्यांच्यासाठी वेगळं एक बेडची व्यवस्था करावी, किंवा त्याच ठिकाणी त्याच गावामध्ये तालुका स्तरावर जे जिल्हा रुग्णालय आहेत त्यांना अपडेशन करावं, अशी आमची या माध्यमातून मागणी आहे। मी केवळ जाऊन आलो नाही आणि अहवाल ठेवत नाही, तर आम्ही त्यांचे प्रस्ताव मागितलेले आहे की त्यांना निधी मी माझ्या आमदार निधीच्या फंडामधून उपलब्ध करून देणार आहे। ते आज तहसीलदार मला ते सगळ्या निधीची मागणी पाठवतील, काय काय त्यांना पाहिजे त्याचं एस्टिमेशन आम्ही नियोजनकडे पाठवू आणि त्वरित त्यांना तेवढा निधी देऊ। हे जर ग्रामीण स्तरावर जर लवकर उपलब्ध झालं नाही तर मला असं वाटतं येणाऱ्या फेसमध्ये अत्यंत मोठी अडचण ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आहे, कारण तिथे जागेची कमतरता, त्यामुळे परिवारांचं एकत्रित राहणं, सगळ्या वस्तू ज्या आहेत, ज्या गोष्टी आहेत, सुविधा आहेत, एकत्रित वापरणं, यामुळे इन्फेक्शन मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणामध्ये आहे। आणि आज हिस्ट्री अशी आहे की एक परिवार देखायला आला तर 4-5 ते संख्या कधी वाढेल याची कुठेही आपल्याला सांगता येणार नाही। त्यामुळे या सगळ्या भीतींना त्वरित आकलन त्याचं करून आपण तहसीलदार आणि सगळ्या ठिकाणल्या डॉक्टर्सची चर्चा करून मला असं वाटतं तिथे कोविड सेंटर टेम्पररी ऑक्सिजनपर्यंतच्या लेवलचे सगळे तिथे मॉनिटर करण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांनी उभी करावी। त्यासाठी आमचा निधी देखील त्यांना आम्ही द्यायला तयार आहोत। जेवढा वेळ नागपूरला यायला लागतो, अमरावतीला मोठी व्यवस्था शासकीय तिथे आहे। तिथली आता जी कोविड रुग्णांची संख्या आहे त्याच्यामध्ये प्रचंड घट आहे, 200, 250, 300 एवढीच आहे। त्यामुळे तिथे असलेली सुविधा
जर या आपल्या ग्रामीण क्षेत्रातल्या जे अमरावती मुरुड मुर्शीच्या जवळ आहे लागूनचे भाग आहेत त्या भागामध्ये दिलं तर 1 तासामध्ये तिथे पोहोचता येतं, पण नागपूरला यायला 2-2.25 तास लागतात. त्यामुळे त्यांना तिकडे डायव्हर्ट करता येईल. तर याच्यासाठी डिव्हिजनल कमिशनर लेवलच्या स्तरावर एक बैठक होऊन जर झालं तर इंटर डिस्ट्रिक्ट जर जाऊ शकले, इंटर डिव्हिजन जर पेशंट गेला तर मला असं वाटतं त्यांचा जीव वाचू शकेल. कालची मी पाहिलेली स्थिती अत्यंत विदारक होती, तरी परंतु तिथे वॅक्सिनेशनचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहे आणि त्यांनी आपले टार्गेट देखील निश्चित केले आहेत. मला असं वाटतं की येणाऱ्या एक 20 किंवा 25 तारखेपर्यंत 100% पहिल्या स्टेजचं जे वॅक्सिनेशन आहे ते आटपण्याची स्थिती तिथे आहे. एक उच्च शिक्षित युवक को पुलिस ने 14 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुमित लांडगे वैशाली नगर निवासी है। सुमित बेरोजगार है, परिवार में पत्नी 2 बच्चे हैं, वह स्नातकोत्तर है। बेरोजगार होने के कारण वह ड्रग्स के अवैध कारोबार में जुड़ गया है। अपराध शाखा पुलिस विभाग के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने कार्रवाई कर उसे पकड़ा है। दस्ते को संदेह है कि सुमेत शहर के कुख्यात ड्रग्स तस्कर मकसूद से जुड़कर काम करता है। मकसूद की ड्रग्स के 2 मामलों में पुलिस को तलाश है। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक एमडी ड्रग्स बेचने के लिए दुपहिया वाहन MH49L 8277 पर वैशाली नगर गार्डन के पास आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर सुमेत को गिरफ्तार कर उसे 14 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त कर लिया। आरोपी से करीब 1,30,900 की ड्रग्स, 10,000 रुपये का एक मोबाइल फोन और 60,000 रुपये का 2 पहिया वाहन सहित 2,09,000 रुपये का माल जब्त किया। आरोपी के खिलाफ 5 पाउली थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते एवं सहयोगियों ने कार्रवाई की। कल एडीपीएस पथक को जानकारी मिली कि वैशाली नगर गार्डन के पास एक मोटरसाइकिल पे एक नंबर मिला था हमें, तो उस पर एक आदमी आने वाला है और उसके पास एमडी ड्रग्स की मात्रा लेके वो किसी को देने के लिए आ रहा है। तो फिर वहाँ पे हमने ट्रैप लगाया, तो एक आदमी है जिसका नाम है सुमित लांडगे, तो उसको हमने ताबे में लिया और जब उसकी हमने अंग झड़ती ली तो उसके पास हमें 13 ग्राम एमडी मिला है। तो किसी के कहने पे वो माल डिलीवरी करता था और उसके बदले में उसके कुछ पैसे मिल रहे थे। आरोपी को कल ही हमने अरेस्ट किए। अभी फ़िलहाल तो कुछ काम कर नहीं रहा, पहले मेट्रो में कहीं काम करता था लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी उसका वो काम बंद है। तो कल उसको अरेस्ट किए हैं। एक जन का नाम उसने बताया है लेकिन वो अभी यहाँ पे बताना इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा। तो अभी हमारी जो तफ्तीश जो चालू है, तो आज उसको पीसीआर के लिए हाजिर करेंगे और उसके बाद जो भी उसमें इंट्रोगेशन में बातें पता चलती है तो आगे कार्रवाई हम करेंगे। ये 13 ग्राम एमडी है। लगभग इसकी जो वैल्यूएशन जो है वो 1,30,000 तक है। उसकी एक गाड़ी भी बरामद की है और एक मोबाइल बरामद किया है। हाँ, एक नाम आ रहा है लेकिन अभी उसको ज़्यादा हमको सखोल चौकसी उसमें करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू है तो किसी का मतलब नाम लेने के कारण इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो अभी पीसीआर में हम क्लियर करेंगे कि वो किसको देने वाला है। कलमना थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 10 बोरी तुअर दाल चुराने वाले आरोपी हितेश डांगे मिनी माता नगर निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से दुपहिया वाहन चोरी के 5 मामले भी उजागर हुए। पुलिस ने 10 बोरी तुअर दाल व 5 दुपहिया वाहन सहित 2,80,000 रुपये का माल जब्त किया है। पोलीस स्टेशन कळमना येथे 267/2021 कलम 379 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल होता। मेहता कॉटा मिनी मातानगर येथे उभ्या ट्रकमधून तुरीच्या डाळीचे 10 बोरे हे चोरी गेलेले होते। आम्हाला गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की एक संशयित इसम ॲक्टिवा गाडीवर एक तुरीचा बोरा घेऊन जात आहे। अशा माहितीवरून आम्ही लागलीच सतर्कतेने पेट्रोलिंग करून त्या आरोपीस पकडले आणि त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता त्यांनी आपले नाव हितेश रमेश डांगे वय 19 वर्ष राहणार मिनी मातानगर असे सांगितले। सर्वप्रथम आम्ही त्याला गुन्ह्याची कबुली विचारली असता त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केले आणि लागलीच आम्ही 2 पंचासमक्ष एक ॲक्टिवा गाडी आणि एक तुरीचा डाळीचा बोरा असा जप्ती केला। त्यानंतर आम्ही त्याचा पीसीआर घेण्यात आला।
PCR दरम्यान त्यांनी इतर गुन्ह्याच्या व्यतिरिक्त इतर मालसुद्धा दिला. तो माल असा आहे की एकूण 5 व्हेकल त्याच्याकडनं जप्त करण्यात आला आणि गुन्ह्यातील 5 बोरे हे जप्त करण्यात आले. म्हणजे एकूण 6 बोरे तुरीच्या दारीचे आम्ही जमा केले आणि 5 व्हेकल असा एकूण 2,27,000चा माल आम्ही त्याच्याकडून PCR दरम्यान जप्त केला. असा एकूण 2,80,300 रुपयाचा माल आम्ही मुद्देमाल आरोपीकडून जप्त केलेला आहे. आणि एकूण पोलीस स्टेशनचे 5 गुन्हे उघडकीस आलेले आहे आणि इतर 2 गाड्या आहेत त्याचा तपास अधिक सुरू आहे. याच्या अगोदर आरोपी विरुद्ध 392 जबरी चोरीसारखे गुन्हे दाखल आहे आणि आरोपी हा गुन्हे करण्याचा सवयीचा आहे म्हणून आणि त्याला आम्ही कोर्टामध्ये पेश केले. ओला और उबेर यह 2 प्रवासी सेवा देने वाली कंपनी पिछले कई सालों से टैक्सी चालकों को विभिन्न तरीकों से परेशान कर रही है, ऐसा कहना है महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन का. उन्होंने अपनी समस्या को लेकर नागपुर जिलाधिकारी को निवेदन दिया है. खास बात यह है कि ओला और उबेर जो राष्ट्रीय कंपनी है उनका नागपुर में ऑफिस था, मगर स्थानिक प्रशासन के पास उन कार्यालय का परमिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है. अब ऐसे में सवाल यह है, ऐसे में पीड़ित टैक्सी चालकों ने किसके तरफ न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए. इस विषय पर संगठन के सदस्य से बात की है हमारे संवाददाता प्रकाश शंकुलवार ने. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. नागपुर में प्रवासी सेवा देने वाले जो ओला उबेर कंपनी है उसके जो लोग हैं जो यहाँ से बिजनेस देते हैं, लोगों की सवारियाँ लेकर जाकर उनको प्रवासी सेवा देता है, उनके हाल आज बहुत ख़राब है. उन्होंने प्रशासन को भी अपनी तकलीफ़ें बताई, मगर जिलाधिकारी और स्थानिक प्रशासन की ओर से उनको कुछ जवाब नहीं मिल रहा है. उनकी क्या तकलीफ़ें हम जानेंगे उनसे. मुझे बताइए, आपने निवेदन दिया है जिलाधिकारी को, क्या उन्होंने बताया, क्या कहा? सर अभी तो जब गया तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई. उन्होंने डराने के हिसाब से मुझे ये बोला, अरे आपको मालूम है बोले कि कोरोना के इतने मर गए, उतने मर गए, जिले में इतने हो गए, ग्रामीण में इतने हो गए. 5-7 मिनट में तो उसी में खा गए. मैं उनको इंटरप्ट किया, बोला साहब ये तो सबको मालूम है, मैं वो सुनने को लिए नहीं आया, हमारी जो तकलीफ़ है वो बता रहा हूँ. मैंने आपको पिछले 1.5 साल से निवेदन दिया है, कलेक्टर जी को बोला मैं नई चीज़ 1.5 साल से निवेदन दे रहा. एक बार भी आपने सिर्फ एक बार वीसी ली थी, वो जो नहीं हो पाई सफल. आपने अभी तक उनको कोई लेटर नहीं लिखा, ओला उबर कंपनी को कोई भी लेटर नहीं लिखा अभी तक. मैं ये कैसे जानूँ, जिलाधिकारी के एक जिले के माँ बाप होते हैं ना, तो उस नाते इनके प्रशासन ने कंपनी को लेटर लिखकर उनको यहाँ पे नोटिस देकर बुलाना चाहिए, जो नहीं किया है. इसका क्या अंदाज़ लगा, क्या समझ है, वो समझ नहीं पा रहा है. दिन ब दिन हमारे ऑटो से भी बदतर रेट मिल रहे हैं. हमारी पहली डिमांड है, जो सरकार ओला उबर कंपनियों ने देश के अंदर जब व्यापार चालू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, हम ये ऐसा करेंगे, रोजगार देंगे, ये बोला है उसने, वो डॉक्यूमेंट के बगैर परमिशन नहीं मिलती. वो डॉक्यूमेंट के बेस पे हमको आज पूरे रेट चाहिए. क्यों कि उसी डॉक्यूमेंट के भरोसे शुरू के 2-3 साल लोगों ने बहुत अच्छा धंधा किया है. हमको उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आज धंधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. पहले तो जो लोग थे जो जिन्होंने गाड़ियाँ लगाई वो तो खुश थे अपने काम से, तो अब क्या स्थिति है? वही मैं कह रहा हूँ ना, उस वक्त उन्होंने धंधा दिया, इंसेंटिव दिया, बहुत अच्छा चीज़ हुई. लोगों ने एक एक गाड़ी के ऊपर 2-2 गाड़ियाँ खरीदी है. उस वक्त धंधा अच्छा था. मगर अभी ऐसा हो गया, हालत बद से बदतर हो गई. ऑटो रिक्शा वाला, उदाहरण की तौर पर बता रहा, एयरपोर्ट से अगर स्टेशन जाते हैं तो 120 रुपये मिलते हैं प्राइम बुकिंग में, और ऑटो वाला वहाँ से 150, 350, 400 रुपये लेता है. हमको रेट नहीं मिल पा रहे. 14-15 घंटे काम करके मुश्किल से 1000 रुपये का पूरा बिल बनता है टोटल, जिसमें 800 रुपये हमारे डीजल में जाते हैं. डीजल का रेट भी आसमान छू रहा है, उस पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं. और हमको 200-300 रुपये बचते हैं, उसमें घर संभाले, गाड़ी की किस्त भरें, दवा दारू करे तो करे क्या. यही सरकार है जो 90 रुपये का डीजल जब वो गए वक्त हुआ था तो तमाशा करके खड़े हो गए थे, तब हमको लगा था भाई हमारे बारे में बात कर रहे हैं. आज यही सरकार चुप हो गई, प्रशासन तो कुछ बोल ही नहीं रहा. तो इस बारे में जब आपने कंपनी से बात की तो कंपनी के अधिकारियों का क्या कहना था? कंपनी के पास में सिर्फ 3 शब्द है. सिर्फ अधिकारी से बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई थी. उसने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पेंडुलम हूँ. मैं पेंडुलम है, हमको जो बोला जाता उतना ही करते, हमको मजबूर है, हमको नौकरी करनी है. एक जो पुराना था उसने तो मेरे को यहाँ तक बोला, इसी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी है बोला उसने. और अभी जो है, एक बार तो अपने ट्रैफिक के कमिश्नर है उन्होंने बात की थी, बोले मैं क्वारंटाइन हूँ. उसके बाद में बात किया, बोले मैं बाहर हूँ. वो सामने नहीं आया. कंपनी वाला हाथ झटक दे रहे, कुछ नहीं, उनका वर्क फ्रॉम होम चालू है, ऑफिस बंद है.
तो ऐसे में जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में आपने अधिकारियों से भी बात की है, ओला के और स्थानिक प्रशासन से, तो अभी आपकी मेन मांग क्या है? मांग ये है कि पुराना एग्रीमेंट में जो इन्होंने सरकार में दिया था उस एग्रीमेंट से हिसाब से काम करे जो शुरू के दौर में चला है, और या तो फिर अभी बेस रेट मिनट के हिसाब से और किलोमीटर के हिसाब से हम पैसे मिले। एडवांस बुकिंग का पैसा वो लेता, हमको देता नहीं। हम आधा घंटा 1 घंटा हमारी गाड़ी एंगेज हो जाती है और गाड़ी हमारी खड़ी हो जाती है, उसका पैसा हमको मिलता नहीं है। उसके बाद में एक रेलवे स्टेशन पे पार्किंग अलाउ, पिकअप अलाउ नहीं किया है, उसके लिए भी हम लोग DRM से मिले। वहाँ से रेलवे स्टेशन कस्टमर अपना लगेज लेके गणेश मंदिर तक आता है, वो उसकी गालियाँ सुनते वो अलग, उसके बावजूद वो वहाँ से पार्किंग चार्जेस 30 रुपये लेता है। वहाँ पे हम जब बात करते हैं पार्टनर केयर में तो बोलते हैं भैया आपसे लिया क्या, कस्टमर से लिया ना, फिर आपको तकलीफ क्या है, आप अपना काम कीजिए। एक बार तो ये भी बोल दिया था आपको करना है करो, नहीं तो गाड़ी डिटैच कर लो। यानी कंपनी के जो अधिकारी है या कंपनी है वो मनमाने के तरीके से काम करवा रही है आपसे भी, और पूरा जो मेहनत है वो दे नहीं रही है। मुझे बताइए, आपका भी एक पॉइंट था, आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा नाम सीमन दत्ता है। मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे कि डीजल का रेट जो बढ़ रहा है, जब 60 रुपये लीटर था डीजल का तब हमारे को 6 रुपये किलोमीटर से पैसे मिलता था। आज डीजल का रेट 88 रुपीज़ पर लीटर हो गया, आज भी 6 रुपये से पैसे मिल रहा है। और एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन कोई कस्टमर को लेने जाते 3 से 4 किलोमीटर पिकअप के लिए जाते हम लोग, और 10 किलोमीटर अगर उनको ड्रॉप के लिए जाते तो 10 किलोमीटर का बिल कैलकुलेट होता है, और 10 किलोमीटर का बिल 120 रुपये 130 रुपये निकलता है, जिसके ऊपर से 30% कमीशन होता है। तो जब 150 रुपये बिल बना तो 45 रुपये अगर काट जाता तो 100 रुपये हमको मिलता है। लेकिन हम कस्टमर को सर्विस कितने देते, 3 किलोमीटर पिकअप के लिए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर उनको ड्रॉप के लिए जा रहे हैं, 13 से 14 किलोमीटर सर्विस देने के बाद हमारे को 100 रुपये मिलता है कमीशन काटने के बाद। और कंपनी का जो पॉलिसी है हर स्टेट का अलग अलग है। आज बेंगलोर सिटी में कंपनी 17 रुपये और 20 रुपये किलोमीटर से पैसे दे रहे वहाँ का ओला उबर का ड्राइवर वाले को। आज हम नागपुर सिटी का है, हमको 6 रुपये पर किलोमीटर से पैसे मिलता। तो मेरा कहना यही है, कंपनी को जो पॉलिसी है वो सेम होना चाहिए हर स्टेट के लिए, क्योंकि हम लोग जो गाड़ी खरीदते EMI पे, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। डीजल भी भरने जाता हूँ कहीं पे भी तो हर जगह पे डीजल का रेट 1-2 रुपये का फ़र्क है, डीजल का रेट भी सेम है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं यही बोलूँगा, कंपनी का जो पॉलिसी है सबसे पहले उसको चेंज करना चाहिए, हर स्टेट के लिए सेम पॉलिसी होना चाहिए। और डीजल का रेट जो बढ़ रहा है उस चीज़ को देखते हुए कंपनी को रेट आगे बढ़ाने चाहिए। जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है डीजल का, कंपनी को भी ड्राइवर लोगों का फेयर बढ़ाना चाहिए, तभी ड्राइवर लोग खुश रहेंगे। आज मैं बात करूँगा जो हमारे को प्रॉब्लम होता है, हर साल हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है 16,500 रुपये गाड़ी का, हर महीने EMI है हमारा, इंश्योरेंस है 30,000 का, 28 से 30,000 रुपये इंश्योरेंस लगता है। अगर हम गाड़ी क्लियर नहीं कर पाते, हमारे को अगर इनकम ही नहीं होंगे तो हम लोग पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। RTO में RTO हमारे को पकड़ते तो 40,000 रुपये का पेनल्टी लगा। तुम्हारा कहना सिर्फ इतना ही है कि तुम जितना खर्चा कर रहे हो उतना पैसा भी नहीं निकल, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जैसे कि क्या बताते मैं। और एक बात है कि जो लोग काम तो कर रहे हैं मगर उनको मेहनत आना ठीक से नहीं मिल रहा, उनकी गाड़ियाँ भी सीज हो रही है। हमारे साथ एक है जिनकी गाड़ियाँ सीज हुई है। मुझे बताइए कि गाड़ी सीज क्यों हुई आपकी? EMI नहीं भरने से। अच्छा, क्या हुआ था? पैसे नहीं थे, धंधे नहीं थे। काम नहीं है, बताओ। एक्चुअली मैंने वो गाड़ी पर्सनल लोन पे लिया था, और ये जो कोरोना बीमारी लाई है ये हम गरीबों ने तो नहीं लाई है, ये बाहर से आई है। तो मोदी जी ने बाहर के लोगों को बाहर ही रखना था, एंटर नहीं करना था इंडिया में बराबर। उनके कारण तकलीफ़ हमको हो रही है, मरना हमारा हो रहा है। मेरी गाड़ी को क्लियर होने को 6 महीने बाकी थे, तो और कुछ 6 लाख मैंने भरा था, 1 लाख के करीब रुपए के लिए मेरी गाड़ी जा चुकी है। और आज मैं रास्ते पे आ गया हूँ। मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा है, बीवी है, और मैं किराए से रहता हूँ। मेरे गांव में मेरे माँ बाप है, मेरे को उनको भी संभालना पड़ता है, और लेकिन मेरी गाड़ी जा चुकी है, तो अभी मेरे पास कुछ उपाय नहीं है। जब कंपनी से आपने इस बारे में बात किया तो कंपनी के अधिकारियों का क्या कहना था? कंपनी के अधिकारियों का देखो सर, हमने 5-6 बार उनसे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह डीजल का रेट बढ़ता है उस हिसाब से आपने रेट बढ़ाना चाहिए। एक तो हमको ये स्ट्राइक वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर डीजल का रेट बढ़ रहा है तो इनको खुद ने समझना चाहिए कि
ये हमारे टैक्सियों का भी रेट बढ़ाया जाए। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि गाड़ियाँ सीज हो रही है या फिर जो चालक है वो तकलीफ़ में है, तो ऐसे में कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है? कंपनी की पॉलिसी कुछ भी नहीं है। कंपनी सिर्फ ऐसे बड़े बड़े लुभावने मैसेजेस डालती हैं, ये कर लो वगैरह, पर फॉलो कुछ नहीं करती। कंपनी हमारे फेयर में इस ना उस प्रकार से पैसा निकालती है। उदाहरण के तौर पर हमारी गाड़ी फुल्ली इंश्योर्ड होती है, पैसेंजर भी कवर होता है, ड्राइवर भी कवर होता है। उसके बावजूद फेयर में वो अपना कमीशन निकालने के लिए कस्टमर सर्विस करके कभी 2 रुपये, 30 रुपये, 8 रुपये ऐसे करके ऐड करती है। पूछने के बाद बोले हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते। अभी तक कंपनी ने कम से कम करोड़ों गाड़ियाँ हैं पूरे इंडिया में। अगर देखा जाए एक गाड़ी से अगर 2 रुपये भी लेते तो कितना अमाउंट हो जाता है। इससे कंपनी की आमदनी बढ़ रही। हमारे कस्टमर को तो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं ना। मेरे गाड़ी में कुछ कम ज़्यादा होता तो मेरा कस्टमर पूरा फुल्ली इंश्योर्ड होता है। तो इस तरह के ओवरहेड्स निकाल कर, ये तो बिजनेस पॉलिसी है, ये बिजनेस टैक्टिक है कि इस तरह से अपने ओवरहेड्स डालो और उतनी कमीशन बाहर निकाल लो। मेरा एक ही कहना है कि कम से कम करो, तुमको जो करना है करो। हमको जो शुरू के 2 साल में आपने धंधा दिया था उस तरह से रेट रखो, उस तरह के इंसेंटिव का और एक चक्कर बताता हूँ। 8 बुकिंग कर लो 70 रुपये मिलेंगे। 8 के पास में 7 बुकिंग आई, 8वें बुकिंग के मैसेज आता है 9 बुकिंग कर लो 90 मिलेंगे। मतलब 8 बुकिंग के 70 रुपये गायब। फिर बाद में बुकिंग आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे बैठो, मतलब वो 70 भी गए, आने वाले 90 भी गए। इस तरह से लुभावनी चीज़ें डालता है। कंपनी ने जो लुभावने वादे किए हैं, इनका कहना है कि सिर्फ उन वादों पे कंपनी टिकी रहे। उन्होंने जो वादे किए हैं चालकों से वो पूरे करे और उनको न्याय दे। इस बारे में प्रशासन से जब इन्होंने बात की तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम और या कार्रवाई इन पे नहीं की गई है, ना कंपनी पे की गई है। इनका कहना सिर्फ यही है कि हमें न्याय मिले। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला और महाराष्ट्र टीवी 24। नागपुर में अजनी पुलिस स्टेशन के पीछे विश्वकर्मा नगर में गली नंबर 10 में गटर केप चेंबर भरने के कारण गंदा पानी बह रहा है और वही गंदा पानी नाले में जाने के कारण पूरी बस्ती में गंदगी और बदबू फैल गई है। विश्वकर्मा नगर के लोगों ने बदबू और गंदगी से परेशान हैं। कई बार नगर सेवकों को इस संदर्भ में जानकारी देने के बावजूद वे इस संदर्भ में कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। बदबू और गंदगी के कारण यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ गई है और लोगों ने इस संबंध में निवारण की मांग की है। कॉटन मार्केट के महानगर पालिका कोविड जांच सेंटर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मृतक 2 बजे से वही तड़प रहा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी जान चली गई। मृतक वही परिसर में कुछ भी काम कर अपना पेट पालता था। उसे शराब पीने की लत भी थी। कल रात शराब नहीं मिली तो उसने सैनिटाइजर पी लिया था। हो सकता है उसकी मौत सैनिटाइजर पीने से हुई हो। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।